नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये एक नोटिस है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसका सारा प्रोसेस हो चुका है। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो रहा है। तो बहुत सारे जोन अपना मेडिकल शुरू कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर चुके हैं और चेन्नई जोन भी लगभग शुरू कर चुका है। तो इस वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताऊँगा कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लाना है, ले जाना है और साथ में इसकी जो नोटिस दिया है, बहुत सारे नोटिस में किन-किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएँ और अपना जो मेडिकल है वहाँ पर भी अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो देखिए, ये नोटिस दरअसल चेन्नई का है, लेकिन जो सारे आरआरबी हैं, जोन हैं, वो उनका नोटिस भी लगभग इसी तरह का ही होता है, लगभग सेम ही होता है। तो चलिए विस्तार से एक-एक करके सारा जानते हैं। तो देख सकते हैं, पहला जो वर्ड है उसमें लिखा गया है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम 17 से इतना हुआ था और सीसीए ये तो मतलब कोई काम का नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि ये होगा कि रेलवे रिक्वायरमेंट्स अपने बारे में कुछ बताया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द कैंडिडेट ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डीवी एंड एमई प्योरली प्रोविजनल एंड लायबल टू कैंसल एनी स्टेज। मतलब कि रेलवे का ये अधिकार हुआ कि वे कभी भी डीवी और मेडिकल को अपने निर्धारित समय अनुसार चेंज कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो विरोध नहीं कर सकते हैं हम लोग, ऐसा होगा। तीसरा पॉइंट कहा गया है, इट मे बी नोटेड द मर्सियल कॉल्ड अ कैंडिडेट फॉर डीवीएमई डज नॉट इंटर्ड हिम हर एनी वे टू अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। मतलब ये जो लिस्ट निकला है, ये किसी प्रकार से कोई दावा नहीं करता कि आपका ये ज्वाइन हो ही जाएगा, क्योंकि अभी प्रोसेस है उसके होने के बाद। तो ये सब तो दोस्तों बहुत कुछ इधर उधर का बात लिखा गया है, यहाँ अब तक कोई काम का है नहीं। ये भी चौथा नंबर भी कोई काम का है नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ। जो काम का पॉइंट होगा मैं वो आपको अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद देखते हैं, प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट डीवी एंड मेडिकल ऑर्डर नॉट ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट। मतलब ये जो लिस्ट निकला है, आपको लिस्ट आपको दिखा दूँ एक बार। चलिए देखिए लिस्ट, ये जो लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये सारा लिस्ट जितना सब कुछ है, ये कभी भी एक रैंडमली सिलेक्ट हुआ है। कोई मतलब रोल नंबर वाइज या रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज नहीं हुआ है, तो इसका आप टेंशन मत लीजिएगा। चौथा पॉइंट इसमें बोला गया, चौथा तो हो गया। फिर 5 पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट, फिर प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एमई ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये देखिए 7वां पॉइंट पढ़िए, कॉल लेटर एंड इंडक्टिव डेट टाइम डिटेल वेन्यू डीवी एमई अलॉन्ग विद डिटेल इंस्ट्रक्शन विल बी अवेलेबल डाउनलोड द वेबसाइट आराम से। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे लगभग 2-4 घंटे पहले ही एक नोटिस आया था, मेल भी आया था, जिसमें कहा गया कि आपका डीवी एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। लेकिन अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, अभी प्रॉपर अपडेट नहीं किया है वेबसाइट को, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो मतलब बहुत ही जल्दी 1-2 घंटा में एडमिट कार्ड आ जाएगा। 8वां पॉइंट है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज वेल एज 2 फोटोकॉपी ईच ऑफ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिएशन। मतलब कहा गया है साफ-साफ कि 8 नंबर पॉइंट के बाद ही जो कुछ है ना, वो हमारे काम का है। उन्हीं बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ हो चाहे ना हो, इन बातों को ध्यान रखना है। तो एक-एक करके सारी विषयों को हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए पहला 8.4 में लिखा हुआ है, लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर इशू टू कैंडिडेट ड्यूरिंग सीबीटी एंड पीईटी पीडब्ल्यूडी सीए कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लोअर पोर्शन कॉल लेटर ऑफ सीबीटी। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे चैनल में देखिए मैंने सुना, जैसा जहाँ तक लोगों का कहना भी है कि देखिए लोअर पोर्शन जो एडमिट कार्ड था, उसका जो पीटी दिए थे, जो एग्ज़ाम दिए थे, उसका जो एक फाड़ के आपको दे देता था एडमिट कार्ड का आधा हिस्सा, उसे लेकर आने को कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि लोअर पोर्शन लाना है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट को, मतलब एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले को लाना है, मस्ट, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए मस्ट साफ साफ बोला गया है कि आपको तो लाना ही होगा। मतलब बाकी कैंडिडेट अगर नहीं ला पा रहे हैं, नॉर्मल कैंडिडेट, तो चलिए कोई चलेगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट को बिल्कुल लाना है, मस्ट, साफ साफ मस्ट लिखा हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, आपको लेकर आना होगा। दूसरा बोला गया है, एज प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट सच अ 10th मैट्रिक, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ। देखिए बहुत सारे जगह कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा एज प्रूफ के लिए। तो आपको बता दूँ, देखिए 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी होता है उसके भी ऊपर होता है। तो जब 10th का सर्टिफिकेट होगा, उसमें आपका एज प्रूफ साफ साफ दिया हुआ होता है, तो वो होगा तो आपका काम चल जाएगा। वो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, 10th का जो मार्कशीट जो बोला गया है या कोई भी डॉक्यूमेंट बोला गया है, तो आप 10th का जो भी डॉक्यूमेंट है, सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, सब कुछ लेके जाइएगा हो सके तो। अगर आपके पास प्रोविजनल माइग्रेशन है, वो भी लेके चल ही जाइएगा, लेकिन नहीं है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल माइग्रेशन किसी जो संस्था में जब पढ़ाई करते हैं तब लगता है, नौकरी के लिए नहीं लगता है। इसके बाद जानते हैं 8.3 में कहा गया है वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए आधार कार्ड तो आपको मस्ट लेके जाना है क्योंकि बायोमेट्रिक होगा, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी आपको कुछ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब लेके जाना है। इसके बाद 8.4 में कहा गया है कि 10th मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए ग्रुप डी में मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया है कि आपको 10th तो होना ही चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब 10th का सर्टिफिकेट तो आपको कंपलसरी लेके ही जाना है, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और 10th में ही आपका एज प्रूफ भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा 10th मार्कशीट जो प्रोविज़नल है सब कुछ है, आपको लेके जाना है। अब इसके बाद बात करते हैं 8.5 में, ये उन लोगों के लिए है जो किसी तरह से आरक्षण लिए हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाए हैं, या ओबीसी, जनरल छोड़ के SC ST कोई भी होंगे तो उनके लिए है। SC ST OBC कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्लीट अथॉरिटी, OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर 1 ईयर। तो चलिए पूरा बातों को मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा गया है कि SC ST का जो डॉक्यूमेंट होगा वो किसी भी ईयर का है पुराना वाला तो वो चलेगा, क्योंकि SC ST को जो आरक्षण मिला है उसका अलग है, सामाजिक कारण से उसका आरक्षण मिला हुआ है। उनके फाइनेंशियल मैंने जो 8 लाख वाली इनकम जो OBC या EWS में आता है उससे रिलेटेड नहीं है। तो इनका कहना है कि आपका जो SC ST जो बना हुआ है वो सेंट्रल लेवल का बना हुआ है, मतलब SDO या DC से, तो वो चलेगा, किसी भी ईयर का होगा तो चलेगा। सिर्फ बात ये ध्यान रखिएगा कि जो जिस स्टेट से आप बना रहे हैं वहाँ पर उस जाति को लेके किसी प्रकार कोई संशोधन ना हुआ हो, वरना आपको फिर से संशोधन के बाद वाला डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ये तो SC ST की बात हुई, लेकिन OBC की जहाँ तक बात करें तो आपको जो करंट ईयर का जो बनता है डॉक्यूमेंट वो बनाना होगा। और ध्यान रखिएगा आपकी जो इनकम है 8 लाख से कम दिखानी होगी, क्योंकि अगर जैसे ही 8 लाख से अधिक इनकम होता है OBC में, इनकम सर्टिफिकेट बनता है OBC में भी, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाता है। मतलब कि देखिए एक क्रीमी लेयर होता है, जैसे एक कप मान लीजिए, कप और एक दूसरा कप मान लीजिए। इस कप में क्या होता है, बहुत सारा क्रीम है, तो क्रीम है, क्रीम तो वही लोग खाते हैं ना जिसकी इनकम ज़्यादा है। ये मैं सरल भाषा में उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्रीमी लेयर, तो ये लोग खुद ऑटोमेटिकली OBC में होते हुए भी ये लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं, जनरल में काउंट होते हैं। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें ही आरक्षण मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि OBC बनवाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। अब चलिए दूसरे पेज में देखिए, दूसरे पेज में बोला 8.6 में EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट इफ़ ऑब्टेन द एप्लीकेशन शुड प्रोड्यूस इनकम सर्टिफिकेट। इसे मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। EWS में हुआ क्या था, ये भी दरअसल फाइनेंशियली बनता है, मतलब 8 लाख से इनकम कम है तो। लेकिन EWS में एक विशेष प्रावधान किया गया था कि आपके पास किसी भी ईयर का अगर है डॉक्यूमेंट, EWS बना हुआ सर्टिफिकेट, तो वो चलेगा। कारण क्या है कि 2019 में ही वैकेंसी आई थी और 2019 में ही बिल पास हुआ था EWS को 10% आरक्षण का। तो उस समय प्रॉपर डेटा नहीं था, तो उस समय ये घोषणा कर दिया गया था कि EWS सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो चल जाएगा। और एक बात बोला था कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर भी चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सर्कल ऑफिसर पास करता है वो डॉक्यूमेंट चल जाएगा, इसमें सेंट्रल लेवल से बना होता है। तो EWS का आरक्षण का ये है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 8.7 में कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा इश्यू बाय कंप्लीट अथॉरिटी। देखिए पूरा बातों को हम समझा देते हैं 8.7 को। इसमें तो बहुत लोगों ने क्या किया, सिर्फ 250 रुपये बचाने के चक्कर में EBS डाल दिया, गलती से डाल दिया, कुछ जानबूझ के डाले। अब हो गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखिए हुआ क्या है कि EBS में एक सर्टिफिकेट होता है कि जो बहुत ही गरीब है, मतलब 50,000 जिसकी इनकम कम है, वो लोग का ही EBS बनता है। तो बहुत लोगों ने फॉर्म भरते समय इस EBS को डाल दिया, अप्लाई कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 50,000 के आसपास का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, बाकायदा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जबकि मैंने जो पूछा था, जो आउटरीच कैंप में गया था, रांची के आउटरीच कैंप में, तो वहाँ पर उन्हें वेबर दिया जा रहा था कि देखिए 250 रुपये आपको लग रहा है, लेकिन आप एक सर्टिफिकेट अगर दे देंगे फर्स्ट क्लास जो ये है मजिस्ट्रेट से, तो काम चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। EBS सर्टिफिकेट है तो ठीक, अगर नहीं है
तो आपको वैलिड नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर बनता है तो कहीं से बनवा लीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। या फिर दूसरा उपाय है, आपके पास अगर BPL कार्ड है तो भी काम चल जाएगा, उससे भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब चलिए 8.7 को देखते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी इज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। देखिए, इसमें ये उन लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी से हैं। माइनॉरिटी के अंतर्गत कौन आता है? मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, ये लोग माइनॉरिटी हैं। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। कौन से, किस पेपर में? देखिएगा, आप लोग जो नोटरी में जाएंगे, जहाँ कोर्ट होता है, वहाँ पर कोर्ट कचहरी में, वहाँ पर देखिएगा एक स्टाम्प पेपर वो लोग रिलीज करते हैं। तो उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा कि इसके अंतर्गत कि आप नॉन माइनॉरिटी है, मैंने मुस्लिम बोल रहे हैं, या कोई भी माइनॉरिटी के अंतर्गत आप लोग आते हैं, और एनेक्सर 4 के अंतर्गत ही बनवाइएगा उसे, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। 8.9 PWD कैंडिडेट के लिए वो जो है, दिस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट मेंशन इन इतना। जो लोग डिसेबिलिटी है, PWD है, दिव्यांग है, उन लोगों के लिए ये है कि उन्हें अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, फिर से एक बार बनवाना है, पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा, नया वाला बना के ले जाना है। 8.10 में एक्स सर्विसमैन टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्विस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इशू अप्रूविंग अथॉरिटी। देखिए, इस बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा विशेष से बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे इससे ही आ रहा है, एक्स सर्विसमैन। देखिए, होता क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उन लोगों को अधिकतर टाइम में NOC नहीं मिल रहा है, उन्हें डिस्चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए रिज़ाइन ही करना होगा, क्योंकि अगर नहीं मिल रहा है NOC तो आप समझिए कि आप छिपा लीजिएगा। ऐसा सोचते हैं कि हम छुपा देंगे अपनी बातों को कि हम नौकरी नहीं करते हैं, और सीधा जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में रिज़ाइन कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, आपका PF अकाउंट बनेगा, एक PF अकाउंट बनेगा, तो उसके थ्रू आपका बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, आपके पैन कार्ड से सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कहाँ क्या किए थे, किस जॉब किए थे, और आप सरकार को किसी प्रकार के अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ किए, जालसाजी का काम, तो सीधा आप पर 420 का केस बनेगा। तो आप इस तरह का कोई भी अटेम्प्ट ना कीजिए, इससे अच्छा आप मतलब बेरोजगार रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जेल जाने से अच्छा। अब 8.11 को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। इसमें कहा गया है, CCA कैंडिडेट ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट NCVT सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इशू बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब वही, अगर जिन्होंने ITI किया है, ITI के थ्रू जो जॉब ली है, तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अच्छे वाला, ध्यान से। 8.2 में एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर इंस्ट्रक्शन इतना। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा तो इस आधार पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा भविष्य में, अगर मांगा जाता है तो। 8.3 में है, सर्विंग गवर्नमेंट PUC एम्प्लॉय टू सबमिट NOC पर पारा 18.4 इतना। देखिए, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे इस बारे में आते हैं। 8.3 जो है, सर्विंग गवर्नमेंट और PUC एम्प्लॉय। PSU का मतलब होता है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे BCCL हो गया, और भी बहुत कुछ है, सेल, भेल, ये लोग है पब्लिक अंडरटेकिंग है। और सर्विस गवर्नमेंट, जैसे कुछ कोई सरकारी टीचर है, कोई कुछ है, ये लोग क्या होता है, गवर्नमेंट में आता है। तो इन लोग को NOC लेके आना है। अब NOC बहुत केसों में नहीं मिलता है। देखिए, पहला है कि ग्रुप D सबसे छोटा पोस्ट होता है, और बाकी जो जॉब है ग्रुप D से अगर ऊंचा पोस्ट है, तो उस स्थिति में किसी भी हालत में NOC आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा संविधान है, ये देता है शक्ति कि आप अपने पसंद का जॉब कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उस जो तत्काल जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं, उसे आपको छोड़ना होगा, उसे रिज़ाइन करना होगा अच्छे से, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण भी है कि हमारे यहाँ पर एक BCCL एक अफसर ही थे। उनका क्या है कि BCCL में काम करते थे, जबकि उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में जाना था, जो बहुत अच्छा पेमेंट था, बहुत कुछ था, तो उन्हें भी NOC नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने रिज़ाइन किया था, और वहाँ जाके जॉब लग गई थी। तो सेम आपको भी यही करना होगा। वो तो हाई लेवल का बात हो गया, यहाँ पर ग्रुप D की बात हो रहा है, तो सेम आपको ही करना होगा कि अगर NOC नहीं मिलता है, तो आपको उस स्थिति में रिज़ाइन करना होगा। अब देख लीजिएगा, रिज़ाइन करते समय थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद ही किसी फैसले पर आइएगा। अब 8.14 कहा गया, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये तो हो गया शायद, एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन बाय द कैंडिडेट इन CBT एप्लीकेंट फॉर्म। अब CBT एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन आपने फिल किया था, जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड मिला था,
वो आपके पास है तो उसे लेके जाइएगा। मस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब आपके पास अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हो तो आपको बिल्कुल लेके जाइएगा। जैसे मेरे पास है तो मैं लेके जाऊँगा। इसके बाद है 8.15 में 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आज सबमिटेड ड्यूरिंग CBT एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, आपने CBT के समय जो फ़ोटो डाला था उसे ही लेके जाइएगा। अगर आपके पास नहीं है फ़ोटो वो, तो तत्काल एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, उसे ले जा सकते हैं, या बाद में कोई भी फ़ोटो है उसे ले जा सकते हैं, काम चल जाएगा। इस पर आपको नहीं रोका जाएगा फ़ोटो के लिए आज तक किसी को रोका नहीं गया। अब 8.6 में कहा गया है कैंडिडेट इन प्रोफेशन ऑफ सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश शुड ब्रिंग ट्रांसलेटिव वर्जन इन इंग्लिश ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेट ऑफिसर। मतलब कहा गया है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट, कुछ भी सर्टिफिकेट जो लेके जाना जरूरी, वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा दूसरे भाषा में है। मिटा दे रहा हूँ, कोई भी आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, कोई भी सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा है, जो कि संभव है, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे आपको ट्रांसलेट करवाना होगा इंग्लिश में, और किसी गैजेट ऑफिसर से आपको उसे स्टाम्प और सिग्नेचर करवाना होगा, अटेस्टेड करवाना होगा। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में अपना अपना भाषा चलता है। जैसे कुछ आसाम के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग चलता है, नागालैंड सब में अलग अलग कुछ भाषाओं का किया गया है नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो ध्यान रखिएगा। अब है, ये तो था मेन डॉक्यूमेंट जो हम लोग को लेके जाना है। अब इसके बाद है 9 में आ रहा है कैंडिडेट हैव टू पे 24 रुपीज़ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है, 24 रुपये का ये आप दे दीजिएगा, उस समय का प्रोसेस है। और 10, 11, 12 आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से समझा के कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड कलर फोटोग्राफ सिग्नेचर RRB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल, ये जो वेबसाइट है इस पर। तो देखिए, ये सारे जोन पे तो नहीं, लेकिन चेन्नई जोन और कुछ ऐसे जोन हैं जिन्होंने मेंशन किया है कि आपको अपना सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपलोड करने का जो टाइम है, जब आपका DV होगा उससे 7 दिन पहले होगा। तो कोई भूल मत जाइएगा, खासकर जो चेन्नई जोन से हैं वो लोग बिल्कुल ही क्या कीजिएगा, जिस दिन आपका होगा उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे 7 दिन पहले से ही ये इस वेबसाइट पे जाकर आपको एक्टिवेट करना है, रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके बाद 11 और 12 को बता दे रहा हूँ। 11 में को है ब्लॉक डेट रिपोर्टिंग टाइम वेरिफिकेशन DV मेडिकल एब्सेंट कैंडिडेट 17/3 एट इतना आवर्स सेम वेन्यू ऑफ ओरिजिनल। मतलब कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट, इसका पूरा डिटेल का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, कि कोई भी स्टूडेंट जो अपने निर्धारित तय समय पे, तय जगह पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो ब्लॉक डेट दिया हुआ है 17 मार्च का, उस तारीख को जाके अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दूसरा बात है कि अलग से कोई एडमिट कार्ड डेट रिलीज़ नहीं होगा, वो जो पुराना एडमिट कार्ड है उसी को लेके जाना है आपको 17 तारीख को, 17 मार्च के दिन 9:30 बजे बिल्कुल उस जगह पहुंच जाना है। अब इसमें साफ साफ एक बात और बोला गया है, कैंडिडेट अनलेस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एडवाइज दैट कैंडिडेट अपनी यूनिवर्सिटी। तो देखिए, साफ साफ बोला गया है कि आपका जो अपने तय समय पे डॉक्यूमेंट के समय वेरिफिकेशन समय नहीं आ पाए, तो आपको प्रॉपर कारण बताना होगा, और 3 ही कारण चलेगा। एक है यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम होगा या गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ ड्यू टू सिकनेस, या आप बीमार होंगे, यही 3 कारण चलेगा। इसके अलावा आप सोचेंगे मेरा ट्रेन छूट गया, घर में कोई बीमार था, कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, मतलब कोई भी आलतू फालतू बहाना नहीं चलेगा। सिर्फ ये तीनों बहाना नहीं, यही तीनों कारण होगा, इसी से आपको छूट मिलेगी। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको मुंह से बोल देना है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि ये प्रॉब्लम था, ऐसा था। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ज़रूरी था। अब 12 नंबर है, इन टर्म ऑफ रूल 5 आधार ऑथेंटिफिकेशन गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर रूल 2022 विल बी सिलेक्शन इतना डॉक्यूमेंट बोर्ड द परफॉर्मेंस अथॉरिटी। मैंने इनका यही कहना है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ब्रिंग दियर ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, या फिर जो इंटरनेट के द्वारा जो निकलता है ई आधार कार्ड, उसको लेके जाना है। क्योंकि 12 नंबर में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा ही होगा।
तो आधार कार्ड आपको बिल्कुल लेके जाना था। तो ओवरऑल यही सब था दोस्तों इस वीडियो में। ये जो नोटिस जारी किया उस मेंशन को पूरे डिटेल से मैं आपको बताया, एक एक पहलुओं को, जो उनके शब्दों में जो कहा गया था उन बातों को। अब बाकी आगे कुछ नहीं है, वही नोटिस है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यही सब है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं इस तरह की डिटेल डालता रहता हूँ। और कुछ विशेष जानकारी होगा तो आप वहाँ भी इंस्टाग्राम में भी मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।